अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के लिए संविधान में संशोधन का बिल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया है। इस पर कल 4 बजे तक चर्चा होगी, 4 बजे इस पर वोटिंग होगी। यानी तकरीबन मानकर चलिए कि इस पूरे मसले पर 15, 16, 17 घंटे की डिबेट हो रही है। इससे क्या हासिल है और क्या ये बिल पास हो पाएगा, ये वो सवाल है जो लोगों के मन में, जहन में चल रहा है। ये बिल को पास करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, अगर ये पास हो जाता है तो किस तरह का बदलाव होगा, किसे फायदा किसे नुकसान होगा। आज चर्चा इस बिल की समग्रता पर करेंगे। बहनों भाइयों, अब लोकसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू हो गई। महिला आरक्षण जो सितंबर 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत सरकार ने पास किया था, लोकसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ने उसे साइन किया था। अब उस बिल को लागू करने के लिए, उस अधिनियम को, भारत की सरकार ने संविधान में संशोधन का एक प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव अगर पास होता है तो इस प्रस्ताव में 2 बातें कही गई। पहला, महिला आरक्षण के साथ डिलिमिटेशन को लिंक कर दिया गया है। यानी ये 2 बिल एक साथ चर्चा होगी, एक साथ पास होंगे या एक साथ गिरेंगे, जो भी संसद में तय होगा। पहले समझिए महिला आरक्षण क्या है। 33% का जो हमने कोटा पास किया था भारत की संसद ने कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% की हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन तब यह तय हुआ था कि जब जनगणना का डेटा हमारे पास आ जाएगा, साइंटिफिक तरीके से एक फार्मूला तय कर लिया जाएगा और सहमति के आधार पर महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया बढ़ेगी। ये दोनों सेपरेट विषय हैं। महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन कोई एक विषय नहीं है, दोनों बिल्कुल सर्वथा अलग अलग विषय हैं। दोनों के मसले अलग हैं, दोनों की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां भी अलग हैं। महिला आरक्षण एक ऐसा बिल था जिसको अनअपोज्ड तरीके से भारत की संसद में 2023 में सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष ने मिलकर पास किया था। बिल तो पास हो गया था, लेकिन नियमावली नहीं बनी थी, डेटा नहीं था हमारे पास। कुछ संवैधानिक कानूनी बाध्यताएं हैं कि 2029 तक हम डिलिमिटेशन करके सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं, 29 के बाद ही कर पाएंगे हम। तो यह माना गया कि अब यह बिल पास तो हो गया है, लेकिन इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। अचानक से पिछले सप्ताह जब दक्षिण और पूरब के इलाकों में चुनाव चल रहा था और उत्तर भारत के नेता बढ़ती हुई गर्मी में एसी का आनंद ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक धमाका किया। कहा आओ मिलकर ये पास कर देते हैं, महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन। खलबली मच गई। जो सो रहे थे वो जगे तो दौड़े दिल्ली की तरफ। तो विरोध के 2 कारण हैं। जो पहला प्राथमिक कारण विपक्ष का है, उनका कहना है कि 2026 की जब जनगणना चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस से स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका डेटा आ जाने दीजिए। डेटा आएगा तो पता चलेगा कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। फिर संविधान ने जो हमको बाध्यताएं की हैं, एक लिमिटेशन दिया आरक्षण का, उस आधार पर हम नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट कर देंगे। और डिलिमिटेशन के लिए राज्यों की सहमति ले लेंगे, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में उत्तर के राज्यों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में बड़ा अंतर है। दक्षिण के राज्य अपनी घटती राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर नाराज और बेचैन हैं। उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया एक बड़ा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो किसी भी राज्य की राजनीतिक स्थिति को, उसकी पोजीशन को संसद में डिफाइन करता है। तो इसका परिणाम क्या होगा? जैसा कि आज आपने देखा होगा, पूरे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जबरदस्त विरोध हुआ है। तमिलनाडु में तो बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, काले झंडे लगाए गए। दक्षिण के राज्य, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को छोड़कर बाकी सभी इसके खिलाफ में खड़े हैं, बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू के। तो उनके भी इश्यूज को एड्रेस करने की बात कही जा रही है। अब
उत्तर के राज्यों की बढ़त ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे यूपी में 80 सीटें हैं, 120 125 हो जाएंगी। तमिलनाडु में जो अभी सीटें हैं वो बढ़कर 62 हो जाएंगी। तेलंगाना के पास जो अभी सीटें हैं वो बढ़कर हो जाएंगी 29। लेकिन उनका कहना कि जिस प्रोपोर्शन के आधार पर, अनुपात के आधार पर हमारा रिप्रेजेंटेशन और उत्तर का था, ये बढ़ने के बाद हमारा अनुपात कम हो जाएगा। करेक्ट, यही दो विषय हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, आज भी बहस खूब चलेगी, कल भी बहस खूब चलेगी, और आज तो कुछ हैरानी हुई, एक दूसरे की तारीफों का दौर चल रहा है। जिस पार्लियामेंट में हमने गुस्से से भरे, नफरत से भरे, एक से एक भयानक स्टेटमेंट सुन रहे थे, आज प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को अपना दोस्त बता रहे हैं, मित्र बता रहे हैं। प्रियंका गांधी अमित शाह की तारीफ कर रही हैं। मतलब बड़ा कुछ अजब गजब हो रहा है इन दिनों सदन के भीतर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली है क्या। कुछ ऐसी भी मांगे उठाई जा रही हैं जिनका संविधान में कोई तुक भी नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी कहती है कि मुसलमान महिलाओं को आरक्षण दीजिए। धार्मिक आधार पर इस देश का संविधान आरक्षण की बात नहीं करता, तो क्यों उठाई गई ये बात? पर्पजली उठाई गई या फिर कोई कारण है उसके पीछे? तो कल तक ये डिबेट चलेगी। लेकिन एक सत्य है जो डिस्कस नहीं हो रहा है, क्या ये बिल पास होगा? मुझसे पूछे तो मैं अभी बता दूं कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2/3 वोट की आवश्यकता है इस बिल को पास करने के लिए। बीजेपी और उनके घटक दलों के पास ये क्षमता संसद के भीतर नहीं है, तो ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन ये मीडिया में सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत गंभीर चिंता का विषय, चर्चा का विषय बना रहेगा कि ये महिला रिजर्वेशन के पक्ष में कौन है, विरोध में कौन है, कौन डिलिमिटेशन चाहता है और किसको इसका बेनिफिट है। तो ये केवल टेम्परेचर चेकिंग फार्मूला है। तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। तो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय सरकार से कि अगर ये बिल इतना ही सही है तो इसे मेरठ नोएडा की पारिवारिक और कामगार महिलाओं के बीच बैठकर घोषित किया जाए कि उनके लिए इसमें क्या क्या होने जा रहा है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है, और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। कर्नाटक की संख्या हो जा गई 28 से बढ़कर 42। इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की, सीटें हो जाएगी 38। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी, और सीटें हो जाएगी 26। तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। सांसद लगभग हो जाएंगे 59। तो ये 2029 के पहले होने का सवाल नहीं है। 29 तक भी जो चुनाव होंगे वो सारे पुरानी सीटों पर ही होंगे। तो जिनको मेरी बात पर एतराज रहा हो, उन्होंने होम मिनिस्टर की बात सुन ली। उन्होंने क्या कहा कि 2029 तक तो होगा नहीं, और अगर होगा भी 2029 वाला भी चुनाव भी पुरानी पद्धति पर ही होगा। और अभी हम कहाँ हैं? 2026 पे। तो बहनों भाइयों, लेकिन चर्चा इसकी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। सुनील शुक्ला बहुत ही जाने माने पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। डॉक्टर राजपाल कश्यप मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और ऋतु शाही मेरे साथ मौजूद हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर ऋचा सिंह